हेलो एवरीवन, मैं अजय गोस्वामी स्वागत करता हूं आपकी इस वीडियो में। तो आज का अपना टॉपिक है गोलीय दर्पण के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने दर्पण और उसके टाइप देखे थे, उसमें हमने डिटेल में समतल दर्पण के बारे में देखा था। तो आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण होता क्या है? तो गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी। एक तो होता है अपना अवतल दर्पण और दूसरा होता है अपना उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है अपना उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी कांच के एक गोले का भाग होता है, यानी कोई कांच का गोला होता है, उसको हम काटते हैं और उससे फिर क्या बनाते हैं अपन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं। तो बात करें कि मान लो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा गोलीय दर्पण या गोले का कांच था, उससे हमने इसको काट लिया। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, इसकी परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब हमें बाईं ओर से देखना है, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। ये किधर घूमी हुई है, अंदर की तरफ घूमी हुई है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होती है उसे बोलते हैं हम अवतल दर्पण। लेकिन ध्यान रहे, हमें देखना किस साइड से, इसको बाईं ओर से देखना है। क्लियर है? बात आता है दूसरा कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ किधर वक्रित हो, बाहर की तरफ वक्रित होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? अब बात आती है इनकी पॉलिश की। ये तो क्या है, अभी तो कांच ही तो इसमें से जो प्रकाश की किरण है वो आर पार निकल जाएगी, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करनी पड़ेगी। तो अवतल दर्पण के तो जो हमेशा पॉलिश है वो किधर होती है, बाहर की ओर होती है, जबकि जो अपना उत्तल दर्पण है उसके पॉलिश हमेशा किधर होती है, अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण को हम एक और नाम से जानते हैं, अभिसारी दर्पण। कौन सा नाम से जानते हैं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण का मतलब क्या होता है कि दर्पण होगा, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें इसके ऊपर जब गिरेगी तो ये जो अपना अवतल दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। यानी कि पास में लेके आना, तो प्रकाश की जो किरणें होती है उनको क्या करता है, पास में लेके आता है। जबकि अपना जो उत्तल दर्पण है इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, ठीक है। अपसारी क्यों बोल रहे हैं, अपसारी क्या करना, दूर दूर कर देना। तो अपना जो उत्तल दर्पण है ये प्रकाश की किरणों क्या कर देता है, फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश की किरणों क्या करता है, इकट्ठा करता है। ये हम इसके प्रतिबिंब निर्माण में अपने बहुत ज़्यादा काम की आने वाली चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि अपना जो अवतल दर्पण या जो उत्तल दर्पण है इससे संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक दर्पण का डायग्राम बनाया है। ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण कौन सा है, इधर से देखने पे किधर मुड़ा हुआ है, ये अंदर की ओर। तो कौन सा दर्पण हो गया, ये अपना अवतल दर्पण, ठीक है। तो कुछ परिभाषाएं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है ध्रुव, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, पी से। पहला क्या है, ध्रुव, जिसको हम पी से दर्शाएंगे। परावर्तक पृष्ठ का परिभाषा क्या है कि जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का मुख्य बिंदु क्या कहलाता है, अपना ध्रुव कहलाता है। ये जो पूरी परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मुख्य बिंदु है वो क्या कहलाएगा, अपना ध्रुव कहलाता है। क्लियर है? दूसरी है मुख्य अक्ष। दूसरी परिभाषा किसकी है, मुख्य अक्ष। ध्रुव पर खींची गई सीधी रेखा, ये अपना जो ध्रुव है इस पर अगर आप सीधी रेखा खींचते हो तो ध्रुव पर खींची गई सीधी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। पहला हो गया ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा, अपना ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव पर खींची गई सीधी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर बात है? अगली देखो, अगली परिभाषा आती है कि वक्रता केंद्र। अगला क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं हम, सी से। अब मैंने अभी बताया कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी कांच के गोले का भाग होता है। तो ये जो अपनी परावर्तक पृष्ठ ये गोलीय दर्पण है, जिस कांच के गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, वापस देख लो कि ये जो अपना परावर्तक पृष्ठ है ये गोलीय दर्पण है, ये किसी न किसी कांच के गोले का भाग होगा। तो मान लिया कि वो गोला ऐसा था, ठीक है। तो ये कांच का गोला हो गया, तो इस पूरे कांच के गोले का जो केंद्र है वो यहीं पे आएगा कहीं पे। तो वो जो केंद्र है वो क्या कराएगा, अपना वक्रता केंद्र। यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है ये जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, अपना वक्रता केंद्र
कहलाता है। क्लियर है बात? ठीक है, ये हो गया अपना ध्रुव, ये हो गया अपनी वक्रता केंद्र हो गया। अब ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी ये कहलाती है अपनी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको हम दर्शाते हैं बड़े आर से, कैपिटल आर से। ठीक है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो अगला जो अपना परिभाषा थी वो किसकी थी? वक्रता त्रिज्या, इसको दर्शाएंगे आर से। ठीक है, अगली परिभाषा आती है कि मुख्य अक्ष के समांतर, अब ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर आके प्रकाश की किरण गिरेगी। तो अगर प्रकाश की किरण कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, यदि प्रकाश किरण किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, ये प्रकाश की किरण आई, परावर्तन हुआ, मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है, तो वो बिंदु कहलाएगा आपका फोकस बिंदु। क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। इसको जो है हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। परिभाषा क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु कहलाएगा आपका फोकस बिंदु। क्लियर है? अगली जो परिभाषा है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं छोटे एफ से, यानी कि स्मॉल एफ से। क्या होती है फोकस दूरी? ध्रुव और अपनी जो फोकस बिंदु है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। ठीक है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में एक और परिभाषा है, अपना है द्वारक, जिसको हम स्मॉल ए से दर्शाते हैं। अपनी ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है, परावर्तक पृष्ठ का क्या है? व्यास। ये व्यास कहलाता है अपना द्वारक। क्या कहलाएगा? द्वारक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं किससे संबंधित? गोलीय दर्पण से संबंधित। कौन कौन सी है? सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव के बारे में। ध्रुव क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है या परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव पर सीधी खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसके बाद में है कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र है वो केंद्र कहलाएगा अपना वक्रता केंद्र, जिसको सी से दर्शाते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। फोकस बिंदु क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो बिंदु क्या कहलाएगा? अपना फोकस बिंदु कहलाता है। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी, और अपना जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है वो कहलाता है अपना द्वारक। अब अपना आगे है कि गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख के नियम। हमें क्या करना है कि जो गोलीय दर्पण है उसे प्रतिबिंबों का निर्माण करना है। ठीक है, तो उससे पहले हमें वो परिभाषाएं पता होनी चाहिए। इसके बाद में हमें जो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों की जरूरत पड़ेगी? 2 किरण। प्रकाश की 2 किरणें होंगी जब भी हमारे क्या बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे। प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इस नियमों के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे प्रकाश की किरण किस जगह से आएगी तो परावर्तन किस प्रकार से होगा। तो ये नियम आपको पता होने चाहिए, जब ही आप क्या करोगे? प्रतिबिंब का निर्माण कर पाओगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख के नियम में सबसे पहला जो नियम है वो क्या है? ये अपना गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये अपना हो गया मुख्य अक्ष। पहला नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण, ये अपना फोकस बिंदु हो गया और अपना वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे आएगी? समांतर। पहला नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है? समांतर आ रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी? फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो किससे निकलेगी? फोकस बिंदु से निकलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला नियम है ये। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ये अपना गोलीय दर्पण हो गया, ये अपना ध्रुव हो गया, ये अपना फोकस बिंदु हो गया, ये अपना क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। अगर प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आ रही है, किससे आ रही है? फोकस बिंदु से, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी का उल्टा नियम है। पहला नियम तो क्या कहता था? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से निकलेगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि फोकस बिंदु से आएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। एक दूसरे के उल्टे नियम है। ठीक है,
तीसरा नियम क्या कहता है, ये मान लो गोले दर्पण है अपना वापस से, ठीक है, ये अपना ध्रुव हो गया, ये अपना फोकस बिंदु हो गया और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तीसरा नियम कहता है कि अगर प्रकाश की किरण ध्रुव पर आ रही है, कहाँ पे आके गिर रही है, ध्रुव पे आके गिर रही है, तो जितने कोण पे वो आई थी उतने ही कोण पे क्या हो जाएगी, परावर्तित तो हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर प्रकाश की किरण ध्रुव पर आकर गिरती है तो जितने डिग्री कोण पे वो आई थी उतने डिग्री कोण से वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये अपना 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या कहता है, 4 ही नियम है इसके, ये अपना गोले दर्पण, ये अपना ध्रुव, ये फोकस बिंदु और ये अपना वक्रता केंद्र। चौथा नियम कहता है कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वापस वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी परावर्तन के पश्चात, ठीक है। 4 नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। इन चारों नियमों का उपयोग करके ही हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। जिनको ये नियम नहीं आते हैं वो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहला नियम क्या है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा नियम है फोकस बिंदु से आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है कि यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो ध्रुव पर जितने डिग्री कोण पे आ रही है उतने डिग्री कोण से वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और चौथा नियम है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस से लौट जाएगी। ये 4 नियम है। इस प्रकार से हम किरणों को लेके आएंगे और 2 किरणें जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएगी परावर्तन के पश्चात उस जगह पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में हम प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रतिबिंबों का निर्माण में समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।